चलिए, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साध्य पीएससी अकेडमी में। और सभी स्टूडेंट के लिए जानकारी ये है कि आज की जो क्लास है आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। तो आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग क्लास को देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा नेट इशू के कारण यहाँ पर क्लास को रिकॉर्ड किया जा रहा है। और जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा तो जितने भी बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़कर इस क्लास में तैयारी करते हैं, तो हम चर्चा करते हैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था की और संवैधानिक विकास को हम पढ़ रहे थे। और पिछले क्लास में हम यहाँ पर संवैधानिक विकास के अंतर्गत 1909 के मार्ले मिंटो सुधार या फिर 1909 का भारत शासन अधिनियम पर हम चर्चा कर चुके थे। ये आप सबको देखना है। तो उन्हीं की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे उनके बाद आने वाला एक और भारत शासन अधिनियम, जिसको हम 1919 का भारत शासन अधिनियम या फिर उनका एक प्रचलित नाम है जिनको हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जिनको हम क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये हमको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो आज का हमारा जो टाइमिंग रहने वाला है, सॉरी, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा भारत शासन अधिनियम 1909। ठीक है, वो क्या रहने वाला है? वो भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, चलिए। तो आज हम चर्चा करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था भारत शासन अधिनियम 1909 के बारे में। ये आपको ध्यान पे रखना। ठीक है, चलिए। तो चर्चा हम आगे करेंगे और देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो भारत शासन अधिनियम है, इसका एक प्रचलित नाम है। इसको यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। किन के नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, देखो। तो आपको अगर कहीं पर भारत शासन अधिनियम 1919 दिखे तो वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। और अगर आपको कहीं पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या फिर सुधार के प्रमुख बिंदु को अगर पूछे तो आपको समझना है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में पूछ रहा है। दोनों एक ही बातें हैं, ये आपको समझना है। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या फिर भारत शासन अधिनियम 1919 की अगर हम कुछ प्रावधानों को देखें तो कुछ प्रावधान क्या क्या है ये हमको इसके बैकग्राउंड से समझ आएगा। थोड़ा सा आपको समझना है कि इस समय भारत की परिस्थितियां कैसे चल रही है। तो भारत की परिस्थितियां इस समय अगर हम देखेंगे तो भारत में कांग्रेस अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन बहुत ज्यादा चलाया गया है और कांग्रेस का विभाजन भी हो गया था 1907 में। और 1916 की स्थिति में अगर हम जाएंगे तो भारत में यहाँ पर 1916 में एक मूवमेंट चल रहा है, होम रूल आंदोलन। कौन सा मूवमेंट चलेगा? एक होम रूल आंदोलन चलेगा, जिसको आप सुने होंगे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी मिलकर चलाएंगी। साथ ही साथ इस होम रूल आंदोलन के बाद यहाँ पर कांग्रेस के गरम दल और नरम दल एक साथ हो गए थे, जिसको हम यहाँ पर लखनऊ पैक्ट या फिर लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। तो अब भारत में स्थिति सक्रियता की ओर बढ़ गई है कि भारत में अब कांग्रेस जो 1907 में सूरत विभाजन के बाद नरम दल और गरम दल में फूट होने के बाद यहाँ पर उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, निष्क्रिय हो गए थे, दोनों दल में फुट हो गया था। तो अब वो दल एनी बिसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से लखनऊ समझौते में, लखनऊ अधिवेशन में एक हो गए हैं और दोनों एक्टिव होकर काम करें। और इसी समय एनी बिसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से होम रूल आंदोलन भी चल रहा है, गृह शासन आंदोलन भी चल रहा है कि हम स्वशासन को मांग रहे हैं अंग्रेजों से। तो ये सब बातें जब चल रही थी तो बहुत ज्यादा यहाँ पर अंग्रेजों पर प्रभाव पड़ा। और अंग्रेजों पर प्रभाव पड़ने का कारण ये था कि इन्होंने इस अधिनियम को लाया, इस भारत शासन अधिनियम को लाया। और अंग्रेजों ने यहाँ पर हमको ये बोला कि हम अब आपको सहभागिता देंगे और आपको कुछ ना कुछ आपके चीज जो आप मांग रहे हैं उनको हम बढ़ाएंगे। तो कौन कौन सी चीजें था आप समझना कि इस समय तक हम स्वशासन को मांग रहे थे, हमको अपना राज्य चाहिए था, ये हमको देखना है। चलिए, तो अब यहाँ पर जो अंग्रेज हैं वो इस भारत शासन अधिनियम के द्वारा कुछ कुछ चीजों पर यहाँ पर प्रावधान करेंगे। जैसे यहाँ पर केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था को लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे जो केंद्र है, ठीक है, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत होगी। केंद्र में किसका शुरुआत होगा? द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत होगा। ठीक है, देखो, अभी तक हमारे जो केंद्र थे, जो अगर हम देखें जो वायसराय होता था, उस वायसराय के परिषद था। तो उस वायसराय की परिषद ही मिलकर कार्य को करती थी पूरी तरीके से। लेकिन अब यहाँ पर केंद्र में दो सदन बनाया जाएगा। और दो सदन कौन कौन सा है? जैसे आज हम लोअर हाउस जानते हैं, ठीक है, आज हम जैसे अपर हाउस जानते हैं, जिसको आज हम लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं। तो उस समय यहाँ पर एक उच्च सदन बनाएंगे। उस समय यहाँ पर इस अधिनियम के द्वारा
एक उच्च सदन का निर्माण किया गया और एक निम्न सदन का यहाँ पर निर्माण किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना है। और यहाँ पर ये जो उच्च सदन है इसको बोला जाता था राज्य परिषद, और निम्न सदन को केंद्रीय विधानसभा बोला जाता था। ठीक है, तो इनको बोला जाता था केंद्रीय विधानसभा। इनको यहाँ पर केंद्रीय विधान सभा कहा जाता था। और अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, जो उच्च सदन है तो इस उच्च सदन को यहाँ पर राज्य परिषद कहा जाता था। इस उच्च सदन को यहाँ पर राज्य परिषद कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत किया गया, या फिर किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में दो सदन बनाए गए। तो आपको बताना है ये 1919 का भारत शासन अधिनियम है, जिसमें केंद्र में दो सदन बनाए गए, द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखते हुए जाना। ठीक है, चलिए ये हो गया केंद्र में द्विसदनी। अब आगे हम बढ़े तो और कौन से मुख्य प्रावधान किए गए इस अधिनियम के द्वारा। तो इस अधिनियम के द्वारा अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रांतों में, जो प्रांत होते थे, जो राज्य होते थे, तो प्रांतों में यहाँ पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात किया गया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात किया गया। तो जो प्रांतों है, इन प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किया गया। प्रांतों में किसकी स्थापना किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किया गया। ये हमको ध्यान पे रखना है। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, द्वैध शासन की स्थापना किया गया, ये चीज है, ये आपको देखना है। तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किया गया। और जो द्वैध शासन की स्थापना की बात अगर हम देखें तो यहाँ पर कैसा किया गया, तो प्रांतों में भी गवर्नर होते थे, और प्रांतों में भी गवर्नर होते थे और उनकी सहायता के लिए भी उनकी परिषद होती थी। तो यहाँ पर ये देखा गया कि जो गवर्नर है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक संस्था बनाएगा गवर्नर। एक संस्था किसको बनाएगा? गवर्नर। और गवर्नर के साथ उनकी जो कार्यपालिका है जिसमें अंग्रेज लोग रहते थे, तो ये संस्था ये बनाया गया। और एक संस्था यहाँ पर बनाया गया गवर्नर। एक संस्था यहाँ पर बनाया गया गवर्नर। प्लस अगर हम देखें तो गवर्नर के साथ जो भारतीय लोग रहते थे, कौन लोग रहते थे? भारतीय लोग रहते थे। तो गवर्नर के साथ जो भारतीय लोग रहते थे, ये एक प्रकार की ये संस्था बनाएगी। तो अब आप देखोगे कि जब ये लोग यहाँ पर द्वैत शासन की स्थापना करेंगे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे जो कानून बनाने के जो सब्जेक्ट हैं उनको गवर्नर, मतलब अंग्रेज, और कार्यपालिका जो उनके परिषद उनको देंगे, और गवर्नर जिसमें भारतीय सदस्य होंगे उनको कम देंगे। तो यहाँ पर दो प्रकार की संस्थाएं बनाई गई राज्यों में, और दो प्रकार की संस्था बनाने के साथ ही साथ यहाँ पर दो विषय भी बनाए गए। एक प्रकार का जो विषय जिसको हम आरक्षित विषय बोलेंगे, रिजर्व विषय बोलेंगे, रिजर्व सब्जेक्ट बोलेंगे, और एक आएगा यहाँ पर हस्तांतरित सब्जेक्ट, हस्तांतरित विषय जिसको ट्रांसफरेबल विषय बोलेंगे। तो जो हस्त आरक्षित विषय था, ठीक है, आरक्षित विषय की अगर हम बात करें, यहाँ पर लिख देते हैं आरक्षित विषय। ठीक है, चलिए देखते हैं आरक्षित विषय या फिर आरक्षित सब्जेक्ट। तो जो आरक्षित विषय है, इस आरक्षित विषय की अगर हम बात करें, जिसको रिजर्व सब्जेक्ट बोला जाता है, वो होते थे वित्त से संबंधित, मतलब पैसा, वित्त। वो होते थे न्याय से संबंधित, न्याय मतलब जो भी कानून वानून से संबंधित है। तीसरा तीसरा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर होता था राजस्व, मतलब पैसों से संबंधित। और चौथा अगर हम देखें तो वो होता था पुलिस। तो इस प्रकार के जो सब्जेक्ट है, वित्त को संभालना, न्याय को संभालना, राजस्व आते हैं उनको संभालना, और पुलिस को संभालना, ये जो सब्जेक्ट होते थे ये पूरी तरीके से यहाँ पर गवर्नर और उनकी कार्यपालिका को होते थे, जिसमें से पूरी तरीके से अंग्रेज ही होते थे। तो ये इन आरक्षित विषय पर कानून बनाती थी। ठीक है, और गवर्नर और जो भारतीय सदस्य होते थे एक उसमें, जिसमें भारतीयों को नाम मात्र के लिए रखते थे, तो इसके जो सब्जेक्ट होते थे वो स्थानीय शासन, वो कौन से शासन? स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ और सब्जेक्ट है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा एवं जो स्वास्थ्य है। ठीक है, तो इन जैसे सब्जेक्ट को इसमें रखा गया। ठीक है, ये हमको देखना है। तो एक गवर्नर प्लस भारतीय लोगों के लिए ये सब चीजें रखा गया। अब आप बताओ कि सभी चीजें ज्यादा किनके हाथ में? पैसा अंग्रेजों के हाथ में है। ठीक है, न्याय व्यवस्था इनके हाथ में है, राजस्व व्यवस्था इनके हाथ में, पुलिस व्यवस्था भी इनके हाथ में। तो बड़े बड़े जो विषय है वो तो इनके हाथ में है। और इनके नाम मात्र से क्या है? स्थानीय स्वशासन, कि यहाँ पर पंचायत स्तर और नगरीय निकाय पर काम करने। लेकिन इनके लिए आप कुछ काम करोगे तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, राजस्व की जरूरत पड़ेगी, तो आप पूछने जाओगे इनको कि हमको इतने पैसे की जरूरत है। साथ ही साथ अगर शिक्षा के लिए कुछ करना है तो पैसे की जरूरत है, और पैसे के लिए फिर इनके पास जाओगे। स्वास्थ्य के लिए कुछ करना है तो उनके लिए पैसे की जरूरत है। तो सारे चीज ये लोग रख लिए।
और बाकी को भारतीयों को केवल यहाँ पर केवल और केवल नाम मात्र के लिए शक्तियां दे रहे हैं, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करें, इस प्रकार से किया गया। ये आपको समझना है, ये आपको देखना है। तो इसको प्रांतों में द्वैत शासन कहा जाता है, लेकिन ध्यान रखना कि कम से कम वो भारतीयों को रखे तो कुछ काम करने का मौका तो दिए इन सारे सब्जेक्टों पर, तो ये भी उस समय हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। आपको समझना है, ध्यान आपको देते हुए जाना, ठीक है। चलो, तो इतना चीज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम से किया गया। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था कब किया गया, तो ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा कई बार पूछे गए हैं, आपको ध्यान पे रखने। 1919 का भारत शासन अधिनियम से ही इन सारी चीजों को किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम समझते हैं कि और कौन कौन सी चीजें किया गया। तो एक और यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत डिसीजन था इसके द्वारा कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली था, कौन सा निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली था, ठीक है। एक मिनट। सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली था, ठीक है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। ये आपको ध्यान देना है। जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जिसको हमने 1909 में इन भारत शासन अधिनियम के द्वारा केवल मुस्लिम वर्ग को दिया गया था, तो अब मुस्लिम वर्ग से और आगे बढ़ाकर यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार सिख समुदाय को भी दे दिया गया। साथ ही साथ अगर हम देखें, सिख समुदाय के साथ ईसाई समुदाय को, एंग्लो इंडियन समुदाय को और यूरोपियों को भी दे दिया। सिख है, ठीक है, सिख समुदाय के बाद ईसाई है, ठीक है, फिर एंग्लो इंडियन है जिसको आंग्ल भारतीय बोलते हैं, एंग्लो इंडियन, और एंग्लो इंडियन के साथ साथ यूरोपीय लोगों को भी दे दिया गया। और मैंने बताया था कि जो निर्वाचन पृथक निर्वाचन प्रणाली है इस वर्ग के लिए आरक्षित होता है, तो वहां पर उसी वर्ग से संबंधित जनता ही वोट करती है, बाकी और जितने भी वर्ग के जनता रहते हैं उनके कोई भी वैल्यू नहीं रहता है। ये मैंने पिछली क्लास में समझाया था, तो अब उनका विस्तार कर दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम से हुई, आपको बताना है 1909 का भारत शासन अधिनियम से हुआ। पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किस अधिनियम से हुआ है, तो आपको बताना है कि पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार 1919 के भारत शासन अधिनियम से हुआ है। इस चीज को भी आपको ध्यान पे रखना है, समझते हुए आपको जाना, ठीक है। ये हम देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब और क्या हुआ, तो यहाँ पर हम देखें कि पहली बार प्रत्यक्ष मतदान करने का अधिकार हमको 1909 के भारत शासन अधिनियम में देखे थे, इससे पहले वाले में, जिसमें से लिमिटेड लोगों को ही दिया गया है, जो कर पटाते थे, जिनके पास संपत्ति था, जिनके पास यहाँ पर टैक्स वैक्स देते थे, उन्हीं लोग को दिया गया था, लिमिटेड लोगों को दिया गया। लेकिन अब अगर हम देखेंगे तो पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन वो भी सीमित था, ठीक है। ध्यान रखना कि इस अधिनियम के द्वारा प्रथम बार भारत में प्रथम बार भारत में महिलाओं को भी प्रथम बार भारत में महिलाओं को भी मताधिकार का अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। मताधिकार का अधिकार प्राप्त हो, ठीक है, मताधिकार का अधिकार दिया गया। ध्यान आपको रखना है, समझते हुए आपको जाना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमको देखना है। तो पहली बार महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया, लेकिन ये अधिकार जो दिया गया था वो कैसा था, वो सीमित मताधिकार था। वो कैसा था, सीमित मताधिकार था। समझना है, देखते हुए जाना है, ये आपको समझते हुए जाना है, ठीक है। चलिए, ये हमको देखना है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो और क्या क्या आया था इसके द्वारा, तो इनके द्वारा अगर हम देखेंगे तो जो हम आज यूपीएससी के नाम से जानते हैं, जिनको लोक सेवा आयोग बोलते हैं, जिनके द्वारा बड़े बड़े जो आईएएस है, आईपीएस है, उनके अलावा और भी बहुत सारे पोस्ट है, जैसे आईआरएस है, आईएफएस है, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, बहुत सारे जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उनके लिए एक यहाँ पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट में यूपीएससी लिख सकते हो। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, केंद्रीय लोक सेवा केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई, ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसको आप आज यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन सर्विस कमीशन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें संघ लोक सेवा आयोग बोला जाता है, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपको देखना है। तो केंद्रीय लोक सेवा
आयोग के गठन का प्रावधान इस 1919 के भारत शासन अधिनियम में किया गया। एक चीज और लिख लेना कि प्रावधान किया गया 1919 में, लेकिन 1924 में ली कमीशन को इसके गठन के लिए यहाँ पर काम सौंपा गया कि आप रिसर्च करिए कि कैसे हम बना सकते हैं, किस प्रकार की परीक्षाएं ली जा सकती है, इन सब के बारे में। 1924 में अगर हम देखें, किसमें देखें, 1924, तो 1924 में यहाँ पर एक आयोग बनाया गया था, ली कमीशन या फिर ली आयोग। तो उस ली आयोग ने यहाँ पर अनुशंसा किया, ठीक है, कब, 1924 में। और 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है, कब किया गया, 1926 में इस केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। आपको ध्यान पे रखना है, जिसको मैं शॉर्ट में अभी आपके समझ के लिए यूपीएससी लिख रहा हूँ। देखो, तो इस भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय लोक सेवा के आयोग की गठन की भी बात किया गया था, प्रावधान किया गया था, और जिसके लिए आगे चलकर 1924 में ली कमीशन बनाया जाएगा, उनकी रिपोर्ट आएगी, और फिर उनके लिए यहाँ पर 1926 में इस केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको देना है, समझते हो, आपको जाना है, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब उसके बाद एक और पॉइंट हम पढ़ते हैं इस अधिनियम का। तो इस अधिनियम का एक और पॉइंट कौन सा है, इसको हम समझते हैं। देखो, तो इस अधिनियम का अगर हम एक और पॉइंट पढ़ते हैं, जिसमें यहाँ पर भारत परिषद में परिवर्तन किया गया। आप सबको पता होना चाहिए कि एक भारत परिषद काम करती है। एक कौन सी परिषद काम करती है, भारत परिषद काम करती है, जिसको इंडिया काउंसिल कहा जाता है, जिसको मैंने आपको बताया कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरीके से समाप्त किया गया, तो शासन को जब पूरी तरीके से समाप्त किया गया 1857 की क्रांति के बाद, तो यहाँ पर एक भारत परिषद बनाया गया, जो ब्रिटेन में रहता है, और उनके अध्यक्ष रहते थे, जिसको हम भारत सचिव के नाम से जानते थे, और उनके सदस्यता में 15 लोग रहते थे। तो यहाँ पर भारत परिषद में परिवर्तन किया गया, भारत परिषद में परिवर्तन किया गया, ठीक है। आप सबको पता होगा कि ये भारत परिषद में परिवर्तन किया गया था, जिसमें 15 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे उसमें, 15 सदस्य यहाँ पर होते थे। अब यहाँ पर इसकी सदस्य संख्या को कम कर दिया गया, और सदस्य संख्या को कम करके उसमें न्यूनतम सदस्य संख्या अब 8 रख सकते हैं, और अधिकतम सदस्य संख्या 12 रख सकते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने इस भारत परिषद के सदस्य संख्या को कम कर दिया गया, 8 से 12 रखने का प्रावधान किया गया। और यहाँ पर इनका जो वेतन अभी तक भारत के राजस्व से ज्यादा जाता था, जिनका भारतीयों ने बहुत ज्यादा विरोध किया था, ये रहते इंग्लैंड में है, काम वहीं के लिए करते हैं, और कुछ काम हमारे लिए बस करते हैं, उनके लिए इनका वेतन भारत से जाता है, भारत के राजस्व से जाता है। तो भारतीय लोगों ने जमकर इस बात का विरोध किया था, और जब जमकर इस बात का विरोध किया था, तो फिर यहाँ पर अब इन लोग का वेतन ब्रिटेन के राजस्व देने की बात किया था, ये हमको देखना है। तो अब इनका वेतन 1919 के भारत शासन अधिनियम से इनका जो वेतन है, वो अब ब्रिटेन के राजस्व से जाएगा। किसके राजस्व से जाएगा, ब्रिटेन के राजस्व से जाएगा, ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाएगा, ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको समझना है, ये आपको देखते हुए जाना है, ठीक है। चलो, तो ये बातें भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कब भारत परिषद का निर्माण किया गया, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम से किया गया। कब इनके सदस्य संख्या को चेंज किया गया, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम से किया गया। न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 सदस्य रखा जाएगा, ये आपको देखना है। और इनका जो वेतन है, इनका जो वेतन है यहाँ पर कहाँ से दिया जाएगा, तो इनका वेतन ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना है, समझते हो, आपको जाना है, ठीक है। एक चीज यहीं पर और लिख लेना कि आगे चलकर 1935 में ना इस भारत परिषद को खत्म कर दिया जाएगा। आगे चलकर भारत परिषद को आगे चलकर भारत परिषद को 1935 में समाप्त कर दिया जाएगा। कब समाप्त कर दिया जाएगा, 1935 में समाप्त कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना है, ठीक है। 1935 में समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये बात आपको देखना है कि भारत जो परिषद है उनको 1935 में समाप्त कर दिया जाएगा। बनाया था 1858 में। इसके सदस्यों की संख्या को कम कर रहे हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम में न्यूनतम 8 अधिकतम 12, इनका वेतन भी अब ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाएगा। और अब भारत परिषद का अगर हम देखें, तो इनको समाप्त कर दिया जाएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखते हुए जाना है, समझते हुए आपको जाना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक हम देखेंगे। आगे आगे हम देखेंगे कुछ और चीजें यहाँ पर होती है, जैसे जो भारत सचिव था, इनका हेड था, ठीक है। तो इनका जो हेड था, जिनको हम भारत सचिव बोलते थे,
तो उस भारत सचिव की सहायता के लिए एक और नया पद बनाया गया। ठीक है, भारत सचिव की सहायता के लिए एक नया पद का निर्माण किया गया था, जिसका नाम था उच्चायुक्त। ठीक है, एम्बेसडर बोला जाता था। तो यहाँ पर उच्चायुक्त की नियुक्ति किया गया। किनका नियुक्ति किया गया? उच्चायुक्त की नियुक्ति किया गया। ये आपको समझना है। आपसे पूछा जाता है कि भारत सचिव की सहायता के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति कब किया गया था, किस प्रावधान से किया गया था? तो आपको बताना है 1919 के भारत शासन अधिनियम से किया गया। ठीक है, इतनी चीजें हमको भारत शासन अधिनियम में पढ़ना है, इतनी चीजें आपको याद कर लेना है। चलो, तो जितने बच्चे यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, आप सभी लोग इनको देख लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका पहला क्लास है, देखने आए हो इसी डेमो क्लासेस ना। पीएससी का करोगे कि आप का? पीएससी का कहाँ से हो? तो यहीं रुकोगे, स्टे करोगे? हम्म। तो क्लासेस ना 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है, सुबह 8 बजे से। ठीक है, तो सुबह 8 बजे से आप आइएगा। तो हाँ, डेमो के लिए आप बैठ सकते हैं, बट डेमो क्या होता है ना कि आप अभी अचानक से बैठोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो सिस्टमेटिक वे में कब से चलता है? 8 बजे से चलता है। अभी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ना अगर क्लास करनी है, अगर सीजीपीएससी करनी तो 8 बजे से आ जाना है। व्यापम की करनी है तो 9 बजे से आ जाना है। ठीक है, उनकी क्लासेस उस समय पे चलती। अभी भी व्यापम की क्लास चल रही है, हम संविधान सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट आपको समझ आएगा कि नहीं आएगा, ये बात की बात है, क्योंकि क्लास 6 क्लास हो चुके हैं। ठीक है, तो आप बैठ सकते हैं, बैठने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सिस्टम से आएंगे ना तो ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो अभी तो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कल से ना आप 8 बजे से क्या करेंगे, आ जाएंगे। ठीक है, उसमें भी आपके और यार दोस्त आएंगे ऑफलाइन में। ठीक है, चलो। तो अभी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं संविधान, कभी से नाम वाम सुने हो? हाँ, तो संविधान हम पढ़ रहे हैं, और संविधान में हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास क्रम, कि भारत का संविधान कैसे बना है। तो उनके बारे में हम पहुंचे हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम देखें, टॉपिक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, तो जितने भी ऑनलाइन में जुड़े हैं, वैसे आज तो क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो आपके साथ मेरा संवाद नहीं हो पाएगा। तो जो भी लोग इनको बाद में देखेंगे इस वीडियो को, तो कोई भी क्वेश्चन अगर होता है तो आप कल की क्लास में पूछेंगे, क्योंकि आज हमारे संस्थान में नेट इशू के कारण क्लासेस रिकॉर्ड हो रही है। अ, ठीक है, लाइव नहीं किया जा रहा है। चलो, तो अब हम देखते हैं कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के बाद भारत में व्यापक परिवर्तन हुए। व्यापक परिवर्तन कैसे हुए? कि इसके जस्ट बाद भारत में 1919 में एक बहुत ही बेकार घटना होती है भारत लोगों के लिए, जिसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं। कि भारत के लोगों को मार दिया जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड में, बहुत सारे लोगों की हत्या हो जाती है। फिर भारत में इन अंग्रेजों के खिलाफ ये नरसंहार कर रहे हैं, भारत में जबरदस्ती मार रहे हैं करके। फिर एक गांधी जी के द्वारा एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया जाता है, जिसको आपने सुना होगा, 1920 का असहयोग आंदोलन। फिर असहयोग आंदोलन जब हुआ तो अंग्रेजों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ उससे। फिर अंग्रेजों ने बहुत सारी चीजों में चेंज किया। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन के बाद हम देखिए कि भारत में सुधार करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा साइमन कमीशन लाया गया। और साइमन कमीशन में सभी लोग अंग्रेज थे, तो उनका भारतीयों के ज्यादा भी बहुत ज्यादा यहाँ पर विरोध हुआ। और जब इनका विरोध हुआ तो वो भी असफल हो गया। फिर उसके बाद आखिर में जाकर अंग्रेजों ने बहुत बाद में एक और अधिनियम लाया, जिसको आज के हमारे भारतीय संविधान का कार्बन कॉपी या फिर ब्लूप्रिंट कहा जाता है। और उसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 करके। ठीक है, चलिए, तो अब हम हेडिंग डालते हैं कि यहाँ पर 1935 का भारत शासन अधिनियम। चलिए, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। और ये उस समय अंग्रेजों के द्वारा लाया गया सबसे बड़ा अधिनियम है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर हमारा भारत का संविधान जो बना है ना, उसके 70% भाग, 70% चीजें इस 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। ये आपको समझना है, ये आपको देखना है। चलिए, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधानों को हम देखेंगे और समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें यहाँ पर लाई गई थी, इनको हम समझते हैं। चलो, आप पढ़ चुके हैं एक आध बार संविधान विधान। हम्म। तो कुछ कुछ याद होगा, बताएंगे अगर 1935 से पढ़े हैं तो कुछ चीजें। अभी याद नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। देखो,
अगर हम देखें 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है, इनके प्रमुख प्रावधानों की बात करें, तो प्रमुख प्रावधान में अगर हम पहला प्रावधान देखें, तो पहला जो प्रावधान इसमें यही बोला गया था, यहाँ पर ब्रिटिश संसद के द्वारा, कि भारत में ना एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। भारत में किन का निर्माण किया जाएगा? अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। ये यहाँ पर बोला गया, अखिल भारतीय संघ का निर्माण। अब ये अखिल भारतीय संघ का निर्माण कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझते हैं। देखो, अगर हम भारत की बात करें, ठीक है, अगर हम भारत की बात करें उस समय तक, तो भारत कैसा था, इनको हम देखते हैं। ये आपको समझने के लिए एक छोटा सा हम मैप बना दिए हैं, ठीक है। चलिए, वैसे इतना अच्छा बनता नहीं है, बट देखते हैं समझाने के लिए। देखो, तो उस समय अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर जो अंग्रेज है, अंग्रेजों ने भारत में लगभग जितने भी क्षेत्र जीते थे, अंग्रेजों ने भारत में उनको प्रांतों में डिवाइड किया था। मतलब अंग्रेजों ने जितने भी क्षेत्र भारत में जीते थे, तो उनको उन्होंने 11 प्रांतों में डिवाइड किया था। कितने प्रांतों में डिवाइड किया था? 11 प्रांतों में डिवाइड किया था। मतलब 11 राज्य उस समय थे 1935 तक भारत में, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे, जैसे आज हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उस समय यहाँ पर 11 प्रांत थे और अंग्रेजों के पास 6 कमिश्नरी क्षेत्र थे, और ये कमिश्नरी क्षेत्र आज के समान केंद्र शासित प्रदेशों की तरह कार्य करते थे, जहाँ पर केंद्र सरकार के नियंत्रण होता था। इनके साथ ही साथ अगर हम देखेंगे, तो उस समय भारत में लगभग देशी रियासतों की संख्या, किनकी संख्या? देशी रियासत। अब ये देशी रियासत वाले कौन है? देखो, तो आपको समझना कि यहाँ पर अंग्रेजों ने भारत में अपने विस्तारवाद नीति को ना 1856 तक बहुत ज्यादा मात्रा में किया था। कब तक ज्यादा मात्रा में किया था? 1856 तक। उन्होंने जिस क्षेत्र को जीतना चाहे, सबको जीतने की कोशिश किया। लेकिन इसके कारण ही यहाँ पर 1857 में क्रांति हो जाती है। क्या हो जाती है? 1857 में क्रांति हो जाती है। और जब 1857 में क्रांति होती है, तो उस क्रांति के फलस्वरूप अंग्रेजों को समझ आता है कि हमारी गलत नीति, और एक हमारी गलत नीति उसमें है कि हम अब जबरदस्ती लोगों के जो क्षेत्र है भारत में, उनको जीत रहे हैं, उन राजाओं को जबरदस्ती मिला रहे हैं, जिससे आक्रोश बढ़ते जा रहा है। तो अब हमको भारत में जितना भी क्षेत्र हम जीत चुके हैं, उतने क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं, और किसी भी क्षेत्र को हम जबरदस्ती नहीं हट पाएंगे। तो यहाँ पर 1898 अधिनियम के द्वारा ये बोला गया कि अब भारत में किसी भी क्षेत्र को जीता नहीं जाएगा। तो उस समय तक जितने भी क्षेत्र अंग्रेजों ने 1856 तक भारत में जीत लिए थे, वैसे बहुत सारे क्षेत्र जीत लिए थे, और जितना नहीं जीत पाए थे, तो वहां पर तो राजा महाराजाओं का ही शासन होता था। तो उस समय तक भारत में देशी रियासतें भी हुआ करती थी, जिसमें राजा महाराजा शासन करते थे, और वो पूरी तरीके से अंग्रेजों के कब्जे में नहीं थे। मतलब वो लोग अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करते थे, लेकिन वहां पर उनका शासन चलता था। अंग्रेजों को टैक्स देते थे, लेकिन शासन उनका चलता था। तो ऐसे देशी रियासत भी थे जो अंग्रेजों के साथ नहीं थे, अंग्रेजों के राज्य में नहीं थे। तो उनकी संख्या लगभग, ऐसा कहा जाता है, लगभग 600 के आसपास थी, जिसको हम 565 के आसपास मांग सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पूरे भारत में अगर उस समय देखा जाए, तो ऐसा ऐसा सिस्टम था। अंग्रेजों के पास 11 प्रांत थे, साथ ही साथ 6 और कमिश्नरी क्षेत्र थे, और इन्हीं के समतुल्य क्षेत्र वाला देशी रियासतों की संख्या भी था, जहां पर जिसको प्रिंसली स्टेट और राजा महाराजाओं का क्षेत्र चलता था। तो इसमें पहला प्रावधान यही किया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, कि अब यहाँ पर भारत में इन सबको जोड़कर, इन सबको मिलाकर एक पूरा भारत बनाया जाएगा, एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, एक ऑल इंडिया कॉरपोरेशन बनाया जाएगा। ऐसा यहाँ पर बोला गया। जैसे आज पूरा भारत है, जिसमें से यहाँ पर 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और पूरा भारत की संरचना एक है। जैसे आज हम देखते हैं, आज क्या देशी रियासत है? कोई अलग अलग राज्य रहते हैं क्या हमारे देश में? नहीं रहते ना भाई। राज्य है, राज्य में राज्य की सरकार है। केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पर विधानसभा, वहां पर सरकार है, बाकी उनको केंद्र सरकार संभालती है। तो आज पूरा एक भारत अखिल भारतीय संघ है, ठीक है। तो उस समय ऐसा नहीं था। वो 11 प्रांत अंग्रेजों के पास थे, 6 उनके कमिश्नरी क्षेत्र थे, बाकी क्षेत्र देशी रियासत में बटा हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ पर इन सबको मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाने का निर्णय इसमें लिया गया था। तो इस चीज को लिखना कि यहाँ पर उस समय 11 प्रांत थे, तो उन 11 प्रांतों को मिलाने की, ठीक है, 6 कमिश्नरी क्षेत्र थे, तो उन कमिश्नरी क्षेत्रों को मिलाना है। और साथ ही साथ यहाँ पर लगभग 550 या फिर 565 के आसपास देशी रियासतों की संख्या है। तो इन देशी रियासतों को भी मिलाया जाए। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या अब ये क्रिएट करेंगे देशी रियासत वाले। क्यों क्रिएट करेंगे? कि भाई ये दोनों तो 11 और 6, ये तो अंग्रेजों के पास ही है। अंग्रेज तो इनको एक कर देंगे, क्योंकि उनका ही शासन है, और एक करने के बाद भी इस देश पर अंग्रेजों का ही शासन रहेगा।
लेकिन दिक्कत सबसे ज्यादा यहाँ पर देसी रियासतों का है, और होना भी चाहिए कि भाई जहाँ पर राजा शासन करते हैं, आप राजा को बोल रहे हो कि आपको हम हटाएंगे और एक भारत बनाएंगे, तो फिर जो अभी राजा का काम करे, जिनको सब सुविधाएं मिल रही, जिनका एक क्षेत्र है, तो वो फिर क्या करेगा? वो एक आम नागरिक बन जाएगा। तो वो क्यों छोड़ेगा अपना राज्य? वो क्यों अपने देसी रियासत को करेगा? तो यहाँ पर जो देसी रियासत है, वो बोलते हैं कि हम यहाँ पर शामिल नहीं होंगे। हम अपने ही देसी रियासत में खुश हैं, अपने ही क्षेत्र में खुश हैं। हम अखिल भारतीय नहीं है। आप चाहे तो आप अपने राज्यों को बना लीजिए। लेकिन दिक्कत ये था ना कि ये जो देसी रियासतें थी, ये एक ही जगह पर नहीं थे, ये अलग अलग। जैसे अगर हम बात करें कि हमारा जो छत्तीसगढ़ होता था, उस समय मध्य प्रांत एवं बरार क्षेत्र का हिस्सा था। किनका हिस्सा था? मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। इसमें मध्य प्रदेश, एमपी और कुछ बिहार और कुछ यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो गुजरात के क्षेत्र आते थे। ठीक है, तो ये मध्य प्रांत और बरार वाले क्षेत्र में था। तो ये जो प्रांत था, ये अंग्रेजों के पास था। लेकिन इस प्रांत के अंदर भी बहुत सारे देसी रियासत थे। जैसे अब छत्तीसगढ़ अलग हुआ ना, तो 14 देसी रियासत थे। साथ ही साथ एमपी भी वैसे ही थे। तो देखो यहाँ पर एक जो राज्य है, इस राज्य अंग्रेजों के पास है, लेकिन उसके अंदर देसी रियासत है। तो ऐसा करना संभव ही नहीं था कि ये देसी रियासत को बिना मिलाए अखिल भारतीय संघ बनाया ही नहीं जा सकता था। तो यहाँ पर अखिल भारतीय संघ बनाने की जो बात किया गया था, वो किया तो अच्छा गया था। लेकिन इनका विरोध देसी रियासतों के राजाओं ने किया कि हम नहीं जोड़ेंगे। अगर आप हमको बहुत सारी सुविधाएं देंगे तभी जोड़ पाएंगे। तो इन्होंने बोला कि जो भी नियम कानून बनाने का हक है, वो हमको 50% मिलना चाहिए। हमको और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलना चाहिए जो अंग्रेज नहीं दे पाए। तो यहाँ पर देसी रियासतों के विरोध के कारण अखिल भारतीय संघ के निर्माण की बात तो किया गया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, नहीं बन पाएगा, ये हमको देखना है। ठीक है, चलो, तो ये पहली बात आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया था? तो वो कौन सा आएगा? 1935 के भारत शासन अधिनियम से किया गया था। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, हमको ध्यान पे रखना है। ठीक है, आगे आगे अब हम फिर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से, मैंने आपको बताया था जस्ट इसके पहले वाला में मैंने आपको बताया था कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू किया गया। कौन सा व्यवस्था शुरू किया गया था? द्विसदनात्मक व्यवस्था, मतलब दो सदन बनाए गए। पहले केवल एक ही सदन होता था जिसको हम केंद्रीय विधानसभा बोलते थे, लेकिन एक दूसरा सदन भी बनाया गया जिसको हम उच्च सदन बोलते। जैसे आज हमारे केंद्र में, आज हमारे संसद में एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। इसमें से लोकसभा निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था 1919 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था, ये हमने देखा था। अब यहाँ पर इसमें कुछ और चेंज किया जाएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम में। क्या चेंज किया जाएगा मैं आपको बताता हूँ कि केंद्र में, जो केंद्र है, इस केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत किया जाएगा। इस केंद्र में किसका शुरुआत किया जाएगा? द्वैध शासन की शुरुआत किया जाएगा। द्वैध शासन की शुरुआत किया जाएगा, ये आपको समझना है। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत, आईएमपी लगाना इस चीज को। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत करते हैं। द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन। दोहरा शासन कैसा होगा? मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताया था। इस भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से मैंने आपको ये बताया था कि अंग्रेजों ने पहले प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था, द्वैध शासन की स्थापना किया था, जिसमें वहां के गवर्नर और उनके कार्यपालिका के सदस्यों को मिलाकर एक बॉडी बनाया गया था, एक संस्था। दूसरा, जिसमें गवर्नर रहेंगे और भारतीय सदस्य रहेंगे, वैसी दूसरी बॉडी बनाया गया। और इन सबको यहाँ पर आरक्षित और संरक्षित विषय दे गए कि ये संस्था इन्हीं सब्जेक्ट पर काम करेगी और ये जो संस्था है वो इन्हीं सब्जेक्ट पर काम करेगी। तो ये दोहरा रूल है कि एक जो वर्ग है, उनको बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट दिए गए, जैसे पैसा उनके पास रहेगा, न्याय व्यवस्था उनके पास रहेगा, राजस्व व्यवस्था उनके पास रहेगा और पुलिस व्यवस्था उनके पास रहेगा। ये इनका काम रहेगा। उसके बाद केवल छोटे छोटे सब्जेक्ट जैसे स्थानीय स्वशासन वाला है, जैसे शिक्षा वाला है और जैसे स्वास्थ्य वाला, जिनके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है लेकिन पैसा इनके पास है। तो इस तरीके से द्वैध शासन की स्थापना राज्यों में 1919 में की गई थी। और वही चीज अब जो अंग्रेज है, वो अब केंद्र में कर रहे हैं। वो कहाँ पे कर रहे हैं? केंद्र में कर रहे हैं। और केंद्र में जब द्वैध शासन की स्थापना कर रहे हैं, तो फिर से इन्होंने देखा कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट बनाए गए। एक रिजर्व सब्जेक्ट, आरक्षित विषय बनाए गए। ठीक है, जिसमें बड़े बड़े यहाँ पर विषय थे। जैसे अभी जस्ट मैंने आपको बताया, पुलिस है, राजस्व है, ठीक है, वित्त है, और साथ ही साथ और भी चीजें हैं। ठीक है, तो ये आरक्षित विषय है। और एक अगर हम देखेंगे तो हस्तांतरित विषय है, जिसमें कमजोर चीजें हैं। हस्तांतरित विषय है जिसमें यहाँ पर कमजोर चीजें। ठीक है, तो इनको हमको देखना है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि इसको सेम किया जाएगा। जो
भारत का वायसराय है और उनकी कार्यकारिणी है। जिसमें अंग्रेज लोग हैं उनको आरक्षित विषय दे दिए जाएंगे, और जिसमें वायसराय है और भारत के लोग हैं उनको संरक्षित विषय दिए जाएंगे, जो कमजोर कमजोर सब्जेक्ट है। इस तरीके से यहाँ पर किया गया। ठीक है, केंद्र में भी द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत यहाँ पर किया गया। ये आप सभी को समझना है, देखते हुए आपको जाना है। ठीक है, चलो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे हम देखेंगे और बहुत सारे इसके प्रावधानों को। तो आप कहाँ पे रहेंगे? आप जा सकते हैं। चलो, चलिए तो आगे हम देखते हैं। हमने अभी तक दो बातें पढ़ा 1935 के भारत शासन अधिनियम का। ठीक है, और वो दो बातें हम अगर देखें तो मैंने आपको बताया कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाने का प्रावधान रखा गया, भले वो जाकर नहीं बन पाएगा। साथ में केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत करने की बात किया गया, जैसा उन्होंने इससे पहले राज्यों में किया था। ये चीजें हम समझेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो राज्य में द्वैध शासन व्यवस्था स्टार्ट किया गया था ना, तो राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो द्वैध शासन व्यवस्था को राज्यों में समाप्त कर दिया गया, द्वैध शासन व्यवस्था को। ठीक है, कहाँ पे समाप्त कर दिया गया? राज्यों में समाप्त कर दिया गया। ये आपको ध्यान पे रखना है, द्वैध शासन व्यवस्था को राज्यों में समाप्त कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना है, समझते आपको जाना है। ठीक है, तो द्वैध शासन व्यवस्था को राज्यों से समाप्त कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था कब? तो 1919 में। राज्यों में द्वैध शासन कब? तो 1919 में। अब इसी चीज को उल्टा करते हैं कि यहाँ पर जो केंद्र में द्वैध शासन 1935 में, और राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया 1935 में। तो दो चीजें हैं, राज्य में द्वैध शासन 1919 में,
खत्म होगा 1935 में, और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था 1919 में, और केंद्र में द्वैत शासन 1935 में। तो 1935 की ये चीजें पूछा जाता है, ये हमको समझना है, देखते हुए जाना है, ठीक है। अब एक और चीज है कि अब भारत में 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में प्रांतीय चुनाव कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? 1937 में प्रांतीय चुनाव कराया जाएगा, मतलब अब भारत में पहली बार प्रांतों में चुनाव होगा, प्रांतों में सरकारें बनेगी, प्रांतीय चुनाव कराया जाएगा, और उसमें भारतीय सदस्य लोग यहाँ पर चुनाव लड़ सकेंगे, यहाँ पर बोला गया। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर 1935 के भारत शासन अधिनियम में शक्तियों का विभाजन किया गया। किसका विभाजन किया गया? शक्तियों का विभाजन किया जाएगा, शक्तियों का विभाजन किया जाएगा, ठीक है। ये हमको देखना है। अब ये शक्तियों का विभाजन क्या है, अभी हम समझते, देखो यहाँ पर एक केंद्र है, तो केंद्र सरकार की भी अपनी शक्ति है कि वो केंद्र सरकार कौन कौन से विषय पर कानून बना सकती है। राज्यों का भी अस्तित्व है, 11 राज्य उस समय है, तो राज्यों को भी स्वायत्ता दिया गया, राज्यों को भी यहाँ पर सशक्त बनाने के लिए उनको भी सूची बनाने का मौका दिया गया कि आप भी कानून बना सकते हैं। ऐसे विषय है जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य भी और संघ भी, और लागू किनका होगा? संघ का होगा। और अवशिष्ट जो शक्ति है, जो कोई भी सब्जेक्ट जो छूट गए हैं, जो न तो संघ सूची में है, जो न तो राज्य सूची में है, और न ही समवर्ती सूची में है, और आगे चलकर उन पर विधि बनाने की जरूरत पड़ती है, तो वो कहलाएगा अवशिष्ट शक्ति। वो कौन सा कहलाएगा? अवशिष्ट शक्ति कहलाएगा। और वो अवशिष्ट शक्ति इस समय वायसराय के पास रहेगी। देखो, तो यहाँ पर शक्तियों का विभाजन किया गया, और शक्तियों का विभाजन किया गया तो संघ सूची के विषय यहाँ पर अलग रखे गए। कितने विषय थे अभी हम पढ़ते हैं। फिर राज्य सूची के विषय अलग रखे गए कि यहाँ पर राज्य सूची का कितने रखना है। फिर एक आता है समवर्ती सूची। एक कौन सा आता है? समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का कितना रखना है, इसको हमको देखना है। और यहाँ पर जो अवशिष्ट शक्ति है, यहाँ पर कौन सी शक्ति है? अवशिष्ट शक्ति है या अवशिष्ट सूची है, जो किसी में नहीं रहेगा और बाद में इस पर जरूरत पड़ेगी तो किनके पास रहेगा। तो ध्यान यहाँ पर देना है कि जो हम चीजें समझे, तो संघ सूची के इस समय 59 विषय रखे गए। संघ सूची के पास कितने सब्जेक्ट रखे गए? 59 सब्जेक्ट रखे गए। एक मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर संघ सूची के 59 विषय रखे गए हैं संघ सूची पर, और प्रांतीय विषय जो राज्य सूची है तो उनको 54 विषय यहाँ पर दिया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार संघ सूची के कितने सब्जेक्ट थे, राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट थे, और समवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट थे। तो ये बात याद रखना। फिर मूल संविधान वाला पूछा जाता है कि मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी। फिर एक पूछा जाता है वर्तमान में कितनी है। तो सबको एक जगह हमको लिखना है और समझते हुए आपको जाना है। देखो, तो उस समय प्रांतीय सब्जेक्ट 54 थे, और समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में उस समय यहाँ पर 36 है, और अवशिष्ट शक्ति उस समय वायसराय के पास था। और आज अगर हम देखेंगे तो अवशिष्ट शक्ति किनके पास है? तो अवशिष्ट शक्ति यहाँ पर विधायिका के पास है, भारतीय संसद के पास है। ये आपको ध्यान पे रखते हुए जाना, ठीक है। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव कराने का प्रावधान किया गया। तो 1937 में पहली बार यहाँ पर प्रांतीय चुनाव हुआ। फिर शक्तियों का विभाजन यहाँ पर किया गया, जिसमें संघ सूची के 59, राज्य सूची के 54, समवर्ती सूची के 36, और अवशिष्ट सूची के यहाँ पर कितने किसको दिया गया? वायसराय को दिया गया। ये आपको देखना है, ये आपको समझना है। साथ ही साथ कुछ और चीजें जो यहाँ पर रखी गई इस अधिनियम के द्वारा, तो आपको देखना है कि एक संघीय न्यायालय बनाने का यहाँ पर घोषणा हुआ। कौन सा न्यायालय? संघीय न्यायालय बनाने का घोषणा हुआ, ठीक है। ये आपको ध्यान पे रखना है।
संघीय न्यायालय बनाने की आह्वान हुआ। संघीय न्यायालय बनाने का प्रावधान यहाँ पर किया गया, या फिर इनके द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया, जिसको आज हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, संघीय न्यायालय। तो संघीय न्यायालय की बात करें तो एक सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इनके द्वारा दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, जो आज भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1937 में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 1937 में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। तो संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम से किया गया है भारत में? अगर आपसे पूछा जाए तो आपको लगाना है यहाँ पर संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा दिल्ली में किया गया था 1937 में, जिसमें उस समय यहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश था और 6 अन्य न्यायाधीश थे। ध्यान आपको रखना है, समझते हुए आपको जाना है। ठीक है, साथ ही साथ एक संघीय बैंक का भी गठन किया जाएगा। इनका गठन किया जाएगा, संघीय बैंक का भी गठन किया जाएगा। तो आज आप सभी जानते हो कि हमारे देश में जो बैंकों का बैंक है, बैंकों पर रेगुलेशन जो लगाती है वो कौन लगाती है? आरबीआई लगाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम संघीय बैंक बोलते हैं। भारत में जितने भी बैंक खुलते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी है, उनको यहाँ पर रेगुलेट, उनको यहाँ पर अनुमति कौन देते हैं? तो आरबीआई देते हैं। तो एक संघीय बैंक का गठन करने का यहाँ पर प्रावधान किया गया, और इसी के तहत आगे चलकर भारत में आरबीआई का गठन किया जाएगा। इसका गठन किया जाएगा, आरबीआई का गठन किया जाएगा, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जो भारत परिषद बनाया गया था, इस भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। किनको समाप्त कर दिया गया? एक भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, समझते हो आपको जाना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम देखेंगे भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, जो बनाया था 1858 के अधिनियम के द्वारा, जिसमें सदस्य संख्या को अभी अभी 1919 के अधिनियम से कम किया गया, और उनका वेतन भी 1919 में अब ब्रिटिश राजस्व जाना था, तो उनको यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना है। देखो, मैं यहाँ पर एक चीज आपको बता रहा था ना, कौन सी बातें बता रहा था, इसको लिख लेना। देखो, यहाँ पर 1935 के अधिनियम के द्वारा संघ सूची के कितने सब्जेक्ट थे? 59। राज्य सूची कितने थे? 54। और अवशिष्ट समवर्ती सूची कितने थे? 36। अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में संघ सूची में 97 थे। मूल संविधान में कितने थे? संघ सूची में 97 थे। राज्य सूची में कितने थे? 61 थे। और अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में 52 थे। समवर्ती सूची में कितने थे? 52 थे। ये मूल संविधान की बात है, जब भारत का संविधान बना था तब। फिर इसमें जाकर हमने चेंज किए, और वर्तमान में अगर हम देखें तो संघ सूची के 100 सब्जेक्ट हैं, और राज्य सूची के अगर हम देखें तो राज्य सूची के यहाँ पर वर्तमान में अगर हम देखें तो सॉरी, ये 66 आएगा, ये 61 आएगा। ठीक है, इनको हमको देखना है, इनको हमको समझते हुए जाना है। ठीक है, चलो, तो इतना है और इतना आपको समझना है, और वर्तमान में इसके 47 है। चलिए, तो ये आपको देखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे सूचियों का विभाजन था यहाँ पर इस 1935 के अधिनियम से। एक और चीज आपको लिखना है अगर चाहे तो, संघ लोक सेवा की स्थापना किया गया इनके द्वारा एकदम स्पष्ट तरीके से, और प्रांतीय लोक सेवा आयोग की भी स्थापना किया गया इनके द्वारा। इनको हमको देखना है, इनको हमको समझते हुए जाना। ठीक है, चलो, तो जितने भी यहाँ पर जो लोग हैं जो हमारे साथ जुड़कर इस अधिनियम को पढ़ रहे थे, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट को पढ़ रहे थे, तो 1935 तक हम आ गए। अब 1935 के बाद अगर हम देखें तो उसके बाद भारत में लगातार संविधान निर्माण की बातें तेज हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर हम देखेंगे तो पहली बार तो 1934 में एम ए रॉय साहब ने किया था, प्रथम बार मांग। फिर 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से घोषणा किया था। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में इस तरीके से बात किया गया, लेकिन संविधान जैसी कोई चीजों की बात नहीं किया गया। तो फिर भारत में अगर हम देखें तो भारत में अब लगातार संविधान बनाने की मांग किया जाएगा, जिसमें से 1940 में अंग्रेज एक प्रस्ताव लेकर आएंगे भारत, जिसको हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। लिख देते हैं, समझते हैं कि भारत में क्या स्थिति यहाँ पर रहेगी। देखो, भारत में फिर उसके बाद यहाँ पर स्वतंत्रता की लड़ाई तेज हो जाएगी, और स्वतंत्रता की लड़ाई जब तेज हो जाएगी तो भारत के लोगों के द्वारा अंग्रेजों पर दबाव डाला जाए कि आप भारत को स्वतंत्र करिए। लेकिन भारत को स्वतंत्र करिए और भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत में पहली बार संविधान के निर्माण के लिए अगर हम बात करें तो भारत में एक संविधान हो, ऐसी मांग एक व्यक्ति एम एन रॉय ने किया था 1934 में पहली बार। किसने किया था? एम एन रॉय ने किया था। एम एन रॉय ने किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि भारत में संविधान की मांग प्रथम बार इसने किया था। ये आपको देखना है। फिर उसके बाद अगर हम देखें
तो फिर 1935 में कांग्रेस ने, किसने, कांग्रेस ने, जो कांग्रेस उस समय सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी और कांग्रेस ही आजादी की लड़ाई को लड़ रही थी। तो कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से मांग किया, कांग्रेस ने ऑफिशियल तरीके से भारत का संविधान बनाया, ऐसा मांग किया। तो कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने, ठीक है, कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान बनाने की मांग की कब, 1935 में। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर एक समय आता है 1939 का, एक समय कौन सा आता है, 1939 का। और 1939 का जो समय है वो पूरे विश्व में दूसरा वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। कि कौन सा वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है, दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आप हिटलर, मुसोलिनी इन सबको देखते हो। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ब्रिटेन भी फंस जाता है, कौन फंस जाता है, ब्रिटेन। तो उस समय ब्रिटेन के जो लोग थे वो भारतीय लोगों की सहायता चाहते थे। जो 1939 स्टार्ट हुआ था, जैसे प्रथम वर्ल्ड वार जो 1914 से लेकर 18 में हुआ था ना, इसमें भारतीयों ने जमकर यहाँ पर पूरी तरीके से अंग्रेजों को साथ दिया था और अंग्रेजों से यहाँ पर पूरी तरीके से सहायता किया था। लेकिन दूसरे वर्ल्ड वार में अंग्रेज भी ऐसा चाह रहे हैं कि भारतीय लोग दूसरे वर्ल्ड वार में अंग्रेजों की सहायता करें। लेकिन हमारी मांग है कि हम सहायता तो करेंगे, लेकिन आप हमारी जो मांगे हैं उन सब मांगों को आप मानिए। तो लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीय लोगों को समझाते रही, भारत के नेता मना करते रहे कि हम नहीं लड़ेंगे, आपका युद्ध है, आप समझिए, हमको उस युद्ध से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको हमारी आजादी चाहिए, हमको हमारा संविधान चाहिए। तो लगातार भारतीयों को मनाने के लिए अब इस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो लगातार प्रयास करती रही भारतीयों को। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे 1940 में एक प्रस्ताव लेकर आएंगे भारत के वायसराय, जिसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं 1940। तो 1940 में एक प्रस्ताव आता है जिनको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। किनके नाम से जाना जाता है, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है 1940 का अगस्त प्रस्ताव। अब 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव है, इस अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने यहाँ पर माना कि सही में भारत के लिए हम एक संविधान निर्माण करना चाहिए, हमको भारत के लिए एक संविधान निर्माण करना चाहिए। और ये सही बात है। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर इस अगस्त प्रस्ताव में ये सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया कि हम आगे चलकर भारत के लिए संविधान बनाएंगे। आगे चलकर इन्होंने भारत के लिए संविधान बनाने की बात को स्वीकार किया। इस प्रस्ताव में अगस्त प्रस्ताव, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने कब पहली बार ये स्वीकार किया कि वो भारत के लिए यहाँ पर संविधान बनाने जैसी चीजों को, तो वो कौन सा प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव। लेकिन अगस्त प्रस्ताव यहाँ पर भारतीय लोगों के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। अब आप ये बोलेंगे कि सर ये क्यों अस्वीकृत कर दिया, कि भारत के लोग तो अब संविधान की मांग कर रहे थे और अंग्रेज संविधान बनाएंगे बोल रहे थे। तो इसको ध्यान रखना कि अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव में ये बोला था कि हम आपके लिए संविधान बनाएंगे, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा तब। तो यहाँ पर भारतीयों ने बोला कि भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर में आप जीतोगे कि हारोगे, अब सेकंड वर्ल्ड वॉर कब तक खींचेगा, तो क्या हम सेकंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने तक देखते रहेंगे, हम आपको सहयोग करेंगे भाई, अभी आप तुरंत संविधान बनाने के लिए चीजों को स्टार्ट करो। तो अंग्रेजों ने बोला नहीं, हम सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम करेंगे। तो फिर भारतीयों ने बोला कि ये तो फिर पोस्ट डेटेड चेक है, ये तो आगे की तिथि वाला चेक है भाई, इसको हम कैसे देखेंगे। तो फिर भारतीयों ने इसको अस्वीकार कर दिया, और भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। तो ये अस्वीकार हमसे ज्यादा उनको खली, क्यों, क्योंकि उनको सहायता चाहिए था और हम बिना इन सब के सहायता तो देंगे नहीं। तो ये अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया। लेकिन ध्यान रखना कि अंग्रेजों ने भी माना कि हम भारतीयों के लिए संविधान बनाएंगे, इस बात पर ये स्वीकृत नहीं हुआ, तो ये चीजें आगे बढ़ नहीं पाई। फिर लगातार अंग्रेज यहाँ पर भारतीयों को मनाने की कोशिश करते रहे, क्योंकि उनकी हार हो रही थी इस सेकंड वर्ल्ड वार में, और वो लगातार भारतीयों से सहयोग लेना चालू कर रहे थे। तो फिर इसी बीच में अगले 2 साल के अंदर में क्रिप्स प्रस्ताव आएगा, जिसको हम क्रिप्स मिशन बोलते हैं। ये 1942 में आएगा, जिसको हम यहाँ पर क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको देना है। अब क्रिप्स क्रिप्स प्रस्ताव जब यहाँ पे आया, तो क्रिप्स प्रस्ताव ने यहाँ पर बोला कि जो भारतीयों की मांग है संविधान बनाने की, और उनके लिए एक सभा होनी चाहिए जो मिलकर संविधान बनाए। तो यहाँ पर इन्होंने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने किसकी मांग को स्वीकार किया, संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। लेकिन क्रिप्स मिशन भी पास नहीं हो पाए। इन्होंने भी वही बात बोला कि आगे चलकर हम पूरी तरीके से युद्ध होगा उसी के बाद देंगे। चलो, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और बाकी हम कल की क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग
परीक्षित सर के साथ जुड़ेंगे।